नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव पे हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब। मालवीय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। मालवीय साहब, डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट बहुत टिपिकल आदिवासी बेल्ट की सीट है। किस तरीके से आप देख रहे हैं अपनी जीत को लेकर, कितने आश्वस्त हैं? देखो, वैसे तो दो पार्टियां मिल रूप से चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष भी मैदान में है। बाद में जाके कांग्रेस पार्टी को विड्रॉ करने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस के प्रत्यक्ष ने विड्रॉ नहीं किया। अब सीधा सीधा मुकाबला बा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से है। तो मेरा उस वक्त कहना है कि भाजपा से मैं प्रत्यक्षी हूं। हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वागड़ में विकास की बहुत संभावना है। जिसके पास सत्ता होगी, सरकार होगी, वही तो विकास करेगा। बा पार्टी एक लोकल पार्टी है, न इसका खुद का कोई संविधान है, न कोई नीति और कोई नियम है। जनता ये महसूस करती है कि इनको मत देने का मतलब एक तरह से हमारा वोट है वो नहीं के बराबर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल तक मोदी साहब ने काम किया है, अनेक प्रकार की योजनाएं और गारंटी लेके आए हैं। 400 पार का नारा दिया है, फिर एक बार मोदी साहब प्रधानमंत्री बने इसका नारा दिया है। ये नारा इस वागड़ अंचल में घर घर और प्रत्येक मतदाता के दिमाग में काम कर रहा है। जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी, मालवीय जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल रहेगा। आम आदमी के दिमाग में है कि सरकार की कई सारी योजनाएं आती हैं, चुनाव के टाइम पे कई सारी योजनाएं लेके आते हैं और चुनाव के हो जाने के बाद योजनाओं को खत्म कर देते हैं। लेकिन ये तो गारंटी दे रहे हैं योजनाओं की, और प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक मतदाताओं को मोदी के प्रति सच्ची भावना है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो बांसवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। आज आप बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि आपने विधानसभा चुनाव विधायक बतौर कांग्रेस के प्रत्याशी जीता था। कितनी बड़ी चुनौती अब यहाँ मानते हैं आप? देखो, डूंगरपुर में एक सागवाड़ा विधानसभा है, वो भाजपा की है, गढ़ी भाजपा की। और जब मैंने 1,12,000 वोटों से मैं जीता और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो एक तरह से मैं भी भाजपा का ही आदमी हो गया और हूँ आज उम्मीदवार हूँ। बांसवाड़ा विधानसभा की सीट खाली 1400 वोट से कांग्रेस जीती थी। तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। अच्छा, पिछले 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त कांग्रेस और बीटीपी, जो बीएपी बन गई है, बीटीपी, दोनों ने मिला के तकरीबन 45% वोट शेयर उनका था। इस बार आपको क्या लगता है, उस जो गठबंधन है उसका कुछ असर होगा? जनता में भारी विरोध है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, और पुरानी पार्टी होकर एक छोटी सी पार्टी के साथ में समझौता कर रहे हैं। कहते ये है कि प्रजातंत्र खतरे में है। उदयपुर में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बीटीपी चुनाव, हम भाजपा चुनाव लड़ेगी, बाप तो संविधान खतरे में नहीं है। जालोर में गहलोत साहब के सुपुत्र वैभव गहलोत जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने बाप भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, वहां पे खतरा नहीं है। भीलवाड़ा के अंदर भी खतरा नहीं है, राजसमंद में खतरा नहीं है, गुजरात के अंदर दाहोद में खतरा नहीं है, मध्य प्रदेश में रतलाम जबुआ में खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ बांसवाड़ा में है। तो ये जनता इतनी पागल नहीं है, जनता सब चीज को समझती है। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा की सीट जो है वो एसटी रिजर्व सीट है। ये बात फैलाई जा रही है, बहुत तरीके से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी 400 पार होती है तो इस बार संविधान में संशोधन होगा और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पूर्ण रूप से खारिज किया है और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर वापस आ जाएं तो भी इस संविधान के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, न छेड़छाड़ करेंगे। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, इसके ऊपर भी उनका वक्तव्य आया है कि हमारे मन में एसटी एससी के रिजर्वेशन को कम करने या नहीं
रहने देने के संबंध में हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। रिजर्वेशन यथावत रहेगा। मालवीय जी, जैसे आप बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़ करके, और कई और भी नेता आए हैं, बड़े सांसद, मंत्री, विधायक तक, और छोटे मोटे जो लोकल लेवल के नेता, ब्लॉक लेवल तक, वो सब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। आपको क्या लगा, आपने किस वजह से, किन चीजों से प्रभावित होकर, या क्या कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से आपको लगा कि आपको बीजेपी में जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म को स्वीकार करता हूं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम राम मंदिर पे दर्शन करने नहीं जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक गलत निर्णय था। ऐसा नहीं है कि कट्टर हिंदू कांग्रेस पार्टी में नहीं है, खुला छोड़ देना चाहिए था। जिसकी मर्जी पड़े हो जाओ, मर्जी पड़े हो मन जाओ, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम उतनी जगह पे है तो है। मेरे मन में ऐसा हुआ कि ये जो निर्णय वो बहुत गलत है, और एक के बाद एक आदमी, हमारे नेता पार्टी छोड़ के भाजपा में सम्मिलित हो रहे थे। मेरे से मुख्यमंत्री जी ने बात की कि मालवीय जी, आपको लंबे समय से हम बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे। इनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि आप 10,000 करोड़ रुपया बांसवाड़ा के विकास के लिए ले गए हो, और इस पैसे का आपको सदुपयोग करके किसानों की माली हालत को सुधारनी है, तो सरकार के साथ में जुड़ो, सरकार में साथ में के काम करो। और मुझे अच्छा लगा विकास ये लोग कर रहे हैं, जुड़ना चाहिए, जुड़ गए। अब नया जो है आपका साथ है, नई पार्टी है बीजेपी, जिसके साथ आपका साथ नए तरीके से शुरू हो रहा है। बांसवाड़ा के विकास को लेकर के आपका विजन क्या है? लंबे समय से मांग उठ रही है कि रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर को रेल लाइन से जोड़ा जाए। अभी कुछ पैसा दिया है, काफी काम बाकी है। चुनाव के बाद हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी बांसवाड़ा को रेल लाइन से जोड़ा जाए, और जब रेल लाइन से जुड़ेंगे उद्योग धंधे लगेंगे, विकास होगा इस इलाका का। इसी तरह से निम्बाहाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और दाहोद 4 लेन हमारी सड़क होनी चाहिए। यहाँ से मात्र 165 किलोमीटर उदयपुर है, जो दुनिया का सबसे सुंदर शहर है, लेकिन सड़क की सुविधा ठीक नहीं है। इसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पे कम आता जाता रहता है। इसी तरह से माही डैम इस बांसवाड़ा जिले का लाइफ लाइन है, और डैम साइड के ऊपर 100 टापू हैं, 100 टापू टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी हमारी ठीक नहीं होने की वजह से इसको नहीं कर पा रहे हैं। जब रेल आ जाएगी, 4 लेन हो जाएगा, तो टूरिस्ट की दृष्टि से हमको उसका फायदा मिलेगा। ये मेरा लक्ष्य है। ये जनजातीय इलाका है, तो जनजातियों के विकास के लिए, और किसान जो है यहाँ के, उनके विकास के लिए उसका क्या विजन है आपका? मैंने अभी कहा ने 10,000 करोड़ माही का भी पैसा दिया है। पीपलकोट केनाल हो, दरियावाद केनाल हो, सज्जनगढ़ के अपर हाई लेवल केनाल हो, गांगड़तलाई का अपर हाई लेवल केनाल हो, माही नदी पे हो, चाहे वो अनास नदी पे हो, करीबन 25 एनीकट बन रहे हैं, 100 करोड़ के, 150 करोड़ के। लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम हमने मंजूर कराई है। ये समय रहते हुए काम पूरा हो जाए, और जब ये काम पूरा होता है तो बांसवाड़ा 90% सिंचित क्षेत्र हो जाता है। इसी तरह से डूंगरपुर पूरा सूखा है। डूंगरपुर में अभी पानी पीने की काफी दिक्कत है। चुनाव के बाद हम गुजरात सरकार से बात करेंगे, भारत सरकार से बात करेंगे, और कड़ना जो डैम है गुजरात में बना हुआ है, इसका कैचमेंट पूरा राजस्थान का है। हम वहां से पानी उठाकर 84 और सागवाड़ा और डूंगरपुरी क्षेत्र में पानी ले जाएंगे। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो ईआरसीपी था, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो राजस्थान सरकार के आने के बाद में, बीजेपी सरकार आने के बाद में बदला, उसका सॉल्यूशन हुआ। हरियाणा के साथ जो पानी का समझौता था, उसको लेकर के एक दिक्कत थी, वो दूर हुई। तो गुजरात से जो आप बात कर रहे हैं कि वहां से आप पानी की बात करके और करके लाएंगे, उसको यहाँ पर पानी लेकर के आएंगे, तो क्या डबल इंजन की सरकार, उसका फायदा लेने का विचार भी आपके मन में है? बिल्कुल उठाना चाहिए। दोनों स्टेट एक पार्टी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी का है, तो उसका फायदा तो मिलना चाहिए। प्लस हम गुजरात को 40 टीएमसी पानी अभी दे रहे हैं। हमारे समझौते में लिखा हुआ है कि जब नर्मदा की केनाल गुजरात चली जाएगी, ये 40 टीएमसी पानी इसको हम छोड़ देंगे। जब नर्मदा का पानी गुजरात चला गया है,
तो उस 40 टीएमसी पानी को हम गुजरात में नहीं देकर डूंगरपुर की सूखी धरती को देंगे। अच्छा मालू जी, आप विधानसभा के लिए विधायक चुने गए और उसके बाद अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब दिल्ली जाना चाहते हैं। राजस्थान में की विधानसभा में रहने से दिल्ली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, किस नजरिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई भी प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक होती है तो उस परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट में रहना अच्छा रहता है। तो मालवीय जी, आपको भी क्या लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से क्लीन स्वीप करेगी, हैट्रिक लगाएगी? लगता तो ऐसा है कि जो रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाला आएंगे। मालवीय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, वेलकम।